गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे कोलाइड का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हमने कोलाइड के बारे में बात की थी। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड का आकार कितना होता है, कोलाइड में कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, और कोलाइड का एक क्लासिफिकेशन भी देखा था हमने, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो कोलाइड बताया था, सबसे पहले कोलाइड के बारे में बात की थी किसने? थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम के अनुसार दो प्रकार के पदार्थ बताए थे, एक तो कोलाइड और दूसरा क्रिस्टलॉयड। ठीक है, कोलाइड जो जांतव झिल्ली से विसरित नहीं होता है, क्रिस्टलॉयड जो जांतव झिल्ली से विसरित हो जाता है। और उस आधार पर पता लगा था कि एक ही पदार्थ अलग अलग विलायक में कोलाइड और क्रिस्टलॉयड दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब कोलाइड पदार्थ की क्या होती है? अवस्था होती है। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था होती है। कोलाइड में दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। ये याद होना चाहिए। परिक्षिप्त प्रावस्था जो कम मात्रा में होती है और परिक्षेपण माध्यम जो अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद में हमने बात की थी कोलाइड का वर्गीकरण देखा था हमने, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। इस आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के देखे थे हमने? 8 प्रकार के कोलाइड देखे थे। गैस का गैस में कोलाइड नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि गैस का गैस में जब मिश्रण बनता है तो वो वास्तविक मिश्रण बनता है, वो ट्रू सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब उसके आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे आज हम, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण के आधार पर, या परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बंधुता के आधार पर कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं। देखो इस आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच में आकर्षण कम है या आकर्षण ज्यादा है, इस आधार पर कोलाइड को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही, जिसको द्रव रागी, रागी का मतलब स्नेही से, द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं। ठीक है, या इसको बोलते हैं लियोफिलिक कोलाइड। और दूसरा होता है द्रव विरोधी, जिसको कहेंगे द्रव विरागी, या इसको कहेंगे लियोफोबिक कोलाइड। यहां फिलिक का मतलब तो है स्नेही से, लियोफिलिक, और लियोफोबिक का मतलब है द्रव विरोधी। फोबिक का मतलब विरोधी से होता है। ठीक है, तो दो तरह के कोलाइड हो गए, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। नाम से ही पता चल रहा है। द्रव स्नेही कोलाइड, इस प्रकार के कोलाइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। और द्रव विरोधी, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच आकर्षण नहीं होता है। यहां आकर्षण होता है, यहां आकर्षण नहीं होता है। आ रहा है ना, विरोधी, यानी यहां आकर्षण नहीं होता है इनके बीच में। यानी यहां पर क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम
के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। और यहां पर क्या होगा? आकर्षण नहीं होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं इनको हम सामान्य विधि से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य विधि से प्राप्त करने का मतलब क्या है कि परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला करके और हिलाया जाता है तो कोलाइड बन जाता है। सामान्यतः मतलब द्रव कोई परिक्षेपण माध्यम है, उसके अंदर हमने परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला दिया, कोलाइड बन गया। ठीक है, कोई विशेष विधि नहीं होती, इनको हम सामान्य विधि से बना सकते हैं। सामान्य विधि से बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं इनको हम सामान्य विधि से नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होता कि घोला, हिलाया और बन गया, ऐसा नहीं है। इनको हम इस तरह नहीं बना सकते। ठीक है, सामान्य विधि से नहीं बनाया जा सकता। फिर कैसे बनाते हैं इनको? इनको बनाते हैं विशेष विधियों के द्वारा। इनको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है या विशेष विधियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इनको विशेष विधि से या रासायनिक विधियों से बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो द्रव स्नेही को तो हम सामान्य बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इनको हम आसानी से नहीं बना सकते। इनको विशेष विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। अब कौन सी है वो विशेष विधियां, उनके बारे में आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट, ये जो है द्रव स्नेही, ये होते हैं उत्क्रमणीय। कैसे होते हैं ये? उत्क्रमणीय। और ये होते हैं अनुत्क्रमणीय। ये उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है। उत्क्रमणीय का मतलब जैसे हमने कोलाइड बनाया, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिला करके और उसको हिला दिया, कोलाइड बन गया। अब हम क्या करें? वापिस क्या कर दें? कोलाइड का स्कंदन कर दें, दोनों को अलग अलग कर दें, परिक्षिप्त प्रावस्था को, परिक्षेपण माध्यम को, और फिर दोबारा कोलाइड बनाया जा सकता है। फिर अलग कर दें और फिर दोबारा कोलाइड बनाया जा सकता है। ऐसा बार बार कर सकते हैं। तो ये हो गया उत्क्रमणीय। समझ में आ गई ना बात? कोलाइड बना दिया, फिर उनको अलग अलग कर लिया, फिर दोबारा घोल करके फिर कोलाइड बना दिया, तो बनाया जा सकता है, फिर वापस। लेकिन द्रव विरोधी जो कोलाइड है ये अनुत्क्रमणीय है। एक बार कोलाइड बन गया, अगर बाद में हम परिक्षिप्त प्रावस्था को स्कंदन के द्वारा अलग कर लेंगे तो और दोबारा कोलाइड बनाएंगे तो वो संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है। ये एक बार बन गए, दोबारा अलग करके स्कंदन करके परिक्षिप्त प्रावस्था को हटा करके और फिर दोबारा अगर कोलाइड बनाया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं ये स्थायी होते हैं। कैसे हैं ये? स्थायी। और ये जो कोलाइड हैं ये होते हैं अस्थायी या कम स्थायी होते हैं। इनको स्थायी करने के लिए इनमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं। स्थायी करने के लिए इनमें क्या मिलाए जाते हैं? कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनको बोलते हैं स्थायी कारक। तो स्थायी करने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? इनमें स्थायी कारक। ये तो अपने आप ही स्थायी होते हैं,
लेकिन ये कम स्थायी या अस्थायी होते हैं। तो इनको स्थायित्व में वृद्धि करने के लिए, स्थायी करने के लिए इनमें बाहर से दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं। जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है, स्कंदन आसानी से नहीं होता है। स्कंदन करने के लिए इसमें अधिक मात्रा में वैद्युत अपघटय मिलाया जाता है। अधिक मात्रा में क्या मिलाते हैं इसमें? वैद्युत अपघटय। जबकि ये जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा वैद्युत अपघटय मिला देंगे, स्कंदन हो जाएगा। स्कंदन आसानी से हो जाता है। यह हम कह सकते हैं कि वैद्युत अपघटय की कम मात्रा से क्या हो जाएगा? इसका स्कंदन हो जाएगा। वैद्युत अपघटय की कम मात्रा मिलाएंगे तो भी इसका क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है। अब ये समझ में थोड़ा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोला है, ये पात्र है, ठीक है। हमने जल के अंदर मान लीजिए स्टार्च घोल दिया। ये जल स्नेही कोलाइड का एग्जाम्पल है। इधर मान लीजिए हमने कोलाइड बना लिया, किसका? किसी धातु का कोलाइड बना लिया। धातु का जो कोलाइड होता है वो द्रव विरोधी होता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि परीक्षित प्रावस्था परीक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण होता है। यहां पर स्टार्च और जल के बीच में आकर्षण होगा, लेकिन यहां नहीं होगा। समझो इसको। दूसरी बात, सामान्य विधि से बनाया जा सकता है। जैसे जल के अंदर हमने स्टार्च घोला, थोड़ा सा जल को गर्म कर दिया, स्टार्च घोला और उसको हिला दिया तो बन गया कोलाइड। लेकिन यहाँ हम धातु को अगर जल के अंदर घोलेंगे तो क्या बन जाए? कोलाइड नहीं बनेगा। इसके लिए कोई विशेष विधि काम में लेंगे या कोई रासायनिक विधि काम में लेंगे, ठीक है। तीसरी बात, ये उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है का मतलब जैसे कोलाइड बन गया, कोलाइड बनने के बाद हम स्टार्च को स्कंदित कर देते। अब देखो यहाँ स्कंदन शब्द आ रहा है बार बार। स्कंदन का मतलब होता है नीचे जम जाना, अवक्षेपित होना। जैसे ये कोलाइड बन गया तो अब स्टार्च को नीचे की तरफ जमाना है, स्टार्च को पानी से अलग करना है, जमाना है हमें, तो वो कहलाता है स्कंदन। तो इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। जैसे कोलाइड बन गया, स्टार्च बन गया तो स्कंदन नहीं होगा, लेकिन इनका हो जाएगा। ये धातु नीचे अवक्षेपित हो जाएगी आसानी से। स्कंदन करने के लिए सामान्यतः वैद्युत अपघटय का उपयोग करते हैं। किसी वैद्युत अपघटय को हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी मात्रा डालते सारा का सारा स्टार्च नीचे जम जाएगा। लेकिन यहाँ इसका स्कंदन करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में वैद्युत अपघटय का उपयोग करना पड़ेगा, जबकि यहाँ स्कंदन थोड़ा सा वैद्युत अपघटय मिलाएंगे तो स्कंदन हो जाएगा द्रव विरोधी कोलाइड का। अब ये उत्क्रमणीय होता है। जैसे हमने इसका स्कंदन कर लिया स्टार्च, पहले तो कोलाइड बना लिया, फिर स्कंदन करके स्टार्च को अलग कर लिया, फिर दोबारा जल के अंदर घोल देंगे उस स्टार्च को, फिर कोलाइड बन गया। इस तरह बार बार बना सकते हैं, उत्क्रमणीय होता है। लेकिन यहाँ पर अब कोलाइड बन गया ना, और फिर इसका स्कंदन करके अलग कर देंगे तो फिर दोबारा कोलाइड नहीं बनेगा। यानी कैसा? ये अनुत्क्रमणीय है। क्लियर हो गई ना बात? अब देखो, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड की श्यानता, द्रव स्नेही कोलाइड की जो श्यानता होती है वो परिक्षेपण माध्यम से ज़्यादा होती है। श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक है। परिक्षेपण माध्यम से क्या होगी? ज़्यादा। का मतलब क्या है? जैसे जल के अंदर हमने स्टार्च घोला तो जल की श्यानता तो है कम, लेकिन जल के अंदर स्टार्च घोल देंगे तो श्यानता हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, श्यानता को पता लगाने के लिए किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, तो जिसमें बहने की क्षमता ज़्यादा है उसकी श्यानता कम होती है, जो धीरे धीरे बहता है उसकी श्यानता ज़्यादा होती है।
जितना गाढ़ा द्रव होगा उसकी शांतता उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे पानी को अपन डालेंगे तो पानी तेज़ी से बह के जाएगा, और पानी के अंदर स्टार्च घोल देंगे तो फिर उसका बहने का गुण कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्च डालने के पश्चात यानी कोलाइड बन जाएगा तो इसकी शांतता बढ़ जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी? परिक्षेपण माध्यम से। लेकिन यहाँ इसकी बात करें, द्रव विरोधी कोलाइड की बात करें, तो इसकी शांतता परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। परिक्षेपण माध्यम के क्या है? बराबर। ठीक है, शांतता परिक्षेपण माध्यम के क्या है? बराबर है, जबकि यहां शांतता परिक्षेपण माध्यम से ज्यादा है। इसके बाद में बात करें हम पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करें? पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। जो पृष्ठ तनाव होता है द्रव स्नेही कोलाइड का, वह परिक्षेपण माध्यम से कम होता है। पृष्ठ तनाव कम है किससे? परिक्षेपण माध्यम से। जैसे जल के अंदर हमने स्टार्च घोला तो जल का पृष्ठ तनाव तो ज़्यादा होगा, लेकिन स्टार्च घोलने के बाद पृष्ठ तनाव में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जल या हम कह सकते हैं परिक्षेपण माध्यम से कम होता है पृष्ठ तनाव द्रव स्नेही कोलाइड का। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड का पृष्ठ तनाव, इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के क्या होता है? बराबर। पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गई? ये ध्यान रखेंगे हम, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखें हम, तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन कौन है? द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल देखें तो कौन कौन है? स्टार्च, प्रोटीन, गोंद, इन सब के जो कोलाइड होते हैं वो कैसे हैं? द्रव स्नेही। और द्रव विरोधी कोलाइड कौन कौन है? द्रव विरोधी किसी धातु का कोलाइड, धातु सल्फाइड का कोलाइड, जैसे सोने का कोलाइड, जैसे चांदी का कोलाइड, ये सब है द्रव विरोधी। धातु सल्फाइड का कोलाइड, किसी भी धातु सल्फाइड कोलाइड, किसी अधातु का कोलाइड जैसे सल्फर का कोलाइड, तो ये सब कैसे होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। धातु के, धातु सल्फाइड के, धातु ऑक्साइड के, अधातु के कोलाइड कैसे होते हैं? द्रव विरोधी। ठीक है, धातु की बात जहाँ आ गई, वो चाहे धातु हो, चाहे धातु का ऑक्साइड हो, चाहे धातु सल्फाइड हो, उनका जो कोलाइड होगा वो द्रव विरोधी होगा। ये ध्यान रखेंगे आप। और अधातु का कोलाइड भी कैसा होगा? द्रव विरोधी। जैसे सल्फर का कोलाइड द्रव विरोधी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा ना सबको? तो इसको नोट कर सकते हैं आप अपनी नोटबुक में ध्यान से। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का किस प्रकार के कण है परिक्षिप्त प्रावस्था के, उसके आधार पर नेक्स्ट वर्गीकरण है। ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर on the basis of size of particles of dispersed phase, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। इस आधार पर कोलाइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं 3 प्रकार? एक तो है बहुआण्विक, बहुआण्विक कोलाइड।
एक है वृहद आणविक, वृहद आणविक कोलाइड, और एक है सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड। ठीक है, इस तरह तीन प्रकार के हो गए, बहुआण्विक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड और सहचारी कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड यानी मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स, वृहद आणविक मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स और सहचारी कोलाइड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, तो तीन तरह के हो गए हैं। अब देखो इनको एक एक करके देखें। अब इनके ज़्यादातर बातें इनके नाम से स्पष्ट हो रही हैं। देखो बहुआण्विक मल्टी मोलिक्यूलर, बहुआण्विक का मतलब अनेक अणुओं से बनता है इस प्रकार का कोलाइड। कैसे बनता है? देखो हमने पढ़ा है कोलाइडी सीमा, कोलाइड की रेंज क्या होती है? कोलाइडी सीमा की बात करें तो होती है कितनी? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, इतनी होती है। 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर, ये कोलाइडी सीमा है। यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कणों का आकार अगर है तो वो क्या बना लेगा? कोलाइड बन जाएगा। अब बहुआण्विक कोलाइड कैसे बनते हैं समझो इसको आसानी से, बिल्कुल सरल बात है। बहुआण्विक की बात कर रहे हैं हमने ले लिया परिक्षेपण माध्यम, कोई भी परिक्षेपण माध्यम ले लिया। ठीक है, जल ले लें या कोई दूसरा ले सकते हैं हम, परिक्षेपण माध्यम है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने क्या किया? परिक्षिप्त प्रावस्था यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसको इसके अंदर हमने क्या कर दिया? घोल दिया, इसमें घोल दिया। अब बहुआण्विक कोलाइड की बात करें तो ये जो पदार्थ हम इसमें घोल रहे हैं इसके कणों का आकार इस कोलाइडी सीमा से कम होता है। मान लीजिए कोलाइड केवल, अब 1 नैनोमीटर तो बहुत छोटा होता है, 1000 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, लेकिन हम समझने के लिए क्या मानते हैं कि इतना बड़ा अगर कोलाइड है, समझने के लिए मान रहे हैं कि ये कोलाइडी सीमा है, ये है कोलाइडी सीमा, जिसका आकार इतना होगा ना वो कोलाइड बना लेगा। कोलाइड बनाने के लिए आकार इतना होना चाहिए। अब क्या होता है? बहुआण्विक कोलाइड में कणों का आकार छोटा होता है। इस तरह के आकार के कण हैं। ठीक है, जिस पदार्थ को हम इसके अंदर घोल रहे हैं परिक्षेपण माध्यम में, उसके कणों का आकार, उसके अणुओं का आकार छोटा है। और जब आकार छोटा है तो फिर ये कोलाइड कैसे बनाएंगे? क्योंकि कोलाइड के लिए तो आकार इतना बड़ा होना चाहिए, जबकि इनका आकार तो बहुत छोटा है। तो ये क्या करते हैं? कोलाइड बनाने के लिए ये जो छोटे आकार के कण हैं ये एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं। और एक दूसरे के पास पास व्यवस्थित हो जाएंगे तो इसका आकार इसके जैसा हो गया। ये पास पास व्यवस्थित होकर के अपना आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में कर लेते हैं, यानी कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, तो बन जाता है क्या? कोलाइड। क्लियर? तो इस तरह इसमें बन जाए कोलाइड। हमने डाले इस तरह के कण, लेकिन जब ये पास पास आएंगे तो पास पास आकर के ये इस प्रकार के बड़े बड़े कणों का क्या कर लेंगे? निर्माण कर लेंगे, कोलाइड का निर्माण कर लेंगे, तो बन जाएंगे कोलाइड। इसीलिए इसको बोलते हैं बहुआण्विक। क्लियर हो गई ना बात? बहुआण्विक क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ कणों का आकार छोटा है। अब ये बहुत सारे कण एक दूसरे के पास पास आते हैं, बहुत सारे यानी बहुत सारे अणु पास पास आकर के कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको बोल दिया बहुआण्विक मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल सरल सी बात है, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप।
तो बहुआण्विक कोलाइड को हम लिखें, इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, इसमें पदार्थ के अणु जिनका आकार छोटा है पास पास आकर के कोलाइडी सीमा के आकार के बड़े कणों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। जैसे सल्फर का कोलाइड, सल्फर का कोलाइड इस तरह का होता है, सल्फर कोलाइड। सल्फर में क्या होता है, सल्फर के S8 अणु, सल्फर S8, सल्फर का सूत्र होता है S8, इसके 1000 अणु, 1000 S8 अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तो बना लेते हैं बहुआण्विक कोलाइड। इसी तरह सोने का कोलाइड, सोने का कोलाइड बनता है तब भी सोने के बहुत सारे परमाणु एक दूसरे के पास पास आकर के कोलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, सल्फर का कोलाइड, सोने का कोलाइड, ये इसी प्रकार के कोलाइड होते हैं, बहुआण्विक कोलाइड होते हैं। क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं हम वृहद आणविक कोलाइड की। वृहद आणविक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड क्या होते हैं? वृहद का मतलब होता है बड़ा, वृहद बड़ा अणु, यानी ये कोलाइड बनते हैं बड़े अणुओं से। समझो, जैसे मैंने कहा कि ये जो सीमा है ये कोलाइड की सीमा है, हम मान के चल रहे हैं, इतना बड़ा होता नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि इतना बड़ा अगर अणुओं का आकार है तो कोलाइड बन जाएगा। अब वृहद आणविक में क्या होता है, वृहद आणविक में क्या होता है, जिस पदार्थ का कोलाइड बनाते हैं हम, उस पदार्थ के अणुओं का आकार ज़्यादा बड़ा होता है, कोलाइडी सीमा से बड़ा होता है। जैसे इतना बड़ा आकार है तो ये वृहद अणु है। क्या है ये? वृहद अणु। जबकि कोलाइड बनाने के लिए आकार इतना होना चाहिए। ठीक है, आकार इतना बड़ा है पदार्थ का जिसका कोलाइड बनाएंगे, लेकिन इतने बड़े आकार से तो कोलाइड बनेगा नहीं। कोलाइड बनने के लिए तो आकार ये होना चाहिए। तो फिर क्या होते हैं, जब इनको हम उचित विलायक में, जैसे यहाँ इसमें इसको घोल लेंगे, तो जब इसको इसमें घोलेंगे तो ये बीच में से टूट जाएंगे और टूट करके इनका आकार इतना हो जाएगा और फिर बन जाएगा इसका क्या? कोलाइड। समझ में आ गई बात? तो इसका आकार छोटा हो जाएगा, टूट जाएगा और फिर बन जाएगा कोलाइड। तो इस प्रकार के कोलाइड कहलाते हैं वृहद आणविक कोलाइड, वृहद अणुओं से बने कोलाइड। समझ में आ गई बात? अब वृहद आणविक कोलाइड कौन बनाते हैं? जो पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, उनके बनते हैं वृहद आणविक कोलाइड। बहुलक जैसे प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, एंजाइम, ये सब बनाते हैं वृहद आणविक कोलाइड। ये सारे प्राकृतिक बहुलक हैं। इसके अलावा संश्लेषित बहुलक जैसे पॉलीथीन है ना, नाइलॉन, ये सब भी क्या बनाते हैं? वृहद आणविक कोलाइड बनाते हैं। समझ में आ गई बात? वृहद आणविक कोलाइड नाम से पता चल रहा है, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं का आकार बड़ा होता है, जो वृहद अणु होते हैं, उनको विलायक में, किसी उचित विलायक में जब घोला जाता है तो इनके अणुओं का आकार, इनके कणों का आकार कोलाइडी सीमा में आ जाता है, तो बन जाते हैं वृहद आणविक कोलाइड। अब बात करें हम सहचारी कोलाइड की। किसकी बात करें हम? सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड की। अब देखो, सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड क्या होते हैं? इसके नाम में भी देखो, सहचारी, चारी का मतलब होता है चलना, सह का मतलब साथ साथ, साथ साथ चलने पर यानी साथ साथ आने पर होता है इस प्रकार के कोलाइड का निर्माण। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर तो सामान्य वैद्युत अपघट्य के समान ही व्यवहार करते हैं। सामान्य वैद्युत अपघट्य को जब हम विलायक में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, धनायन में और ऋणायन में। तो ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर तो सामान्य वैद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करें,
लेकिन उच्च सांद्रता पर, अधिक सांद्रता पर ये कोलाइड का निर्माण करते हैं, तो इसको बोलते हैं सहचारी कोलाइड। ठीक है, इस प्रकार के कोलाइड क्या कहलाते हैं? सहचारी कोलाइड। जैसे साबुन के द्वारा होता है सहचारी कोलाइड का निर्माण। साबुन का सूत्र होता है C17H35COO- ये है सोडियम स्टीयरेट। क्या है ये? सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन का रासायनिक नाम है। एक साबुन का एग्जाम्पल है C17H35COO- सोडियम स्टीयरेट। जब इसको जल में घोलते हैं तो क्या होता है? जल में घोलने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। Na+। जिस प्रकार वैद्युत अपघट्य धनायन ऋणायन में टूटता है, उसी प्रकार ये भी धनायन ऋणायन में टूट जाता है साबुन भी, जब इसकी सांद्रता कम होती है। तो कम सांद्रता पर तो ये सामान्य वैद्युत अपघट्य होता है, लेकिन जब सांद्रता अधिक कर देते हैं, जब सांद्रता अधिक हो जाती है, तो ये आयन पास पास आ जाते हैं। बहुत सारे आयन एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और पास पास आकर के संगुणित होकर के, संगुणन का मतलब पास पास आना, तो ये पास पास आकर के क्या बना लेते हैं? कोलाइड। यानी इनका आकार भी कितना हो जाता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो इस प्रकार के कोलाइड कहलाते हैं सहचारी कोलाइड। ठीक है, तो ये बहुत सारे इस तरह के आयन एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और बन जाएगा सहचारी कोलाइड। और जब ये पास पास आते हैं, साबुन के ये आयन जब पास पास आकर के सहचारी कोलाइड का निर्माण करते हैं, तो उसे बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं उसको? मिसेल कहते हैं। अब कैसे बनती है मिसेल उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है हमें, मैंने क्या कहा कि कम सांद्रता पर तो है ये सामान्य वैद्युत अपघट्य, और अधिक सांद्रता करने पर ये बहुत सारे आयन पास पास आ जाएंगे और इनका आकार फिर कोलाइड के समान हो जाएगा, तो बन जाएगा सहचारी कोलाइड। जिस सांद्रता पर ये कोलाइड बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं, उस सांद्रता को बोलते हैं CMC, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता। ठीक है, जिस सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है, मिसेल का मतलब सहचारी कोलाइड को ही बोलते हैं मिसेल। तो मिसेल का निर्माण होता है, सहचारी कोलाइड का निर्माण जिस सांद्रता पर होता है, उस सांद्रता को क्या कहते हैं? क्रांतिक मिसेल सांद्रता, CMC। इस सांद्रता पर या इससे अधिक सांद्रता पर तो बन जाएगा मिसेल, यानी सहचारी कोलाइड बन जाएगा, लेकिन इससे कम सांद्रता पर कोलाइड नहीं बनेगा। ठीक है, और एक होता है क्राफ्ट ताप। क्या होता है? क्राफ्ट ताप। क्राफ्ट ताप, क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट ताप, जैसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता होती है, उसी तरह क्राफ्ट ताप होता है। क्राफ्ट ताप वह ताप होता है, क्राफ्ट ताप वह ताप होता है जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, उस ताप को बोलते हैं क्राफ्ट ताप। ये ध्यान रखना है। क्लियर? CMC क्या होती है? वह सांद्रता जिस पर या जिससे अधिक सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है, वो तो होती है क्या? CMC। और साबुन के लिए CMC का मान कितना होता है? साबुन के लिए CMC की बात करें तो साबुन के लिए CMC होती है 10⁻³ मोल पर लीटर। कितनी होती है? 10⁻³ मोल पर लीटर। ये साबुन के लिए CMC का मान है, 10⁻³ मोल प्रति लीटर। क्लियर? तो ये तीनों समझ में आ गई बात। दोबारा से एक बार समझेंगे, बहुत सरल हैं। बहुआण्विक कोलाइड, इस प्रकार का कोलाइड बनाने वाले जो पदार्थ हैं, उनके कणों का आकार, उनके अणुओं का आकार छोटा होता है, कोलाइड के आकार से छोटा होता है, यानी 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो जब
इन पदार्थों को विलायक में घोला जाता है तो बहुत सारे अणु पास पास आकर के और कोलाइडी सीमा यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का आकार के कण बना लेते हैं। बहुत सारे अणु पास पास आकर के बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बहुआण्विक कोलाइड। वृहद आणविक कोलाइड, वृहद आणविक कोलाइड बनाने वाले पदार्थ के जो अणु हैं उनका आकार बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। लेकिन जब इनको उचित विलायक में घोला जाता है तो इनके कणों का आकार छोटा हो जाता है और वो कितना हो जाता है, कोलाइडी सीमा में आ जाता है, तो बन जाते हैं वृहद आणविक कोलाइड। जो बहुलक होते हैं वो बनाते हैं वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है। और तीसरा बताया मैंने सहचारी कोलाइड या संगुणित कोलाइड या मिसेल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर तो सामान्य वैद्युत अपघटय के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन जब सांद्रता बढ़ाई जाए तो उनके आयन पास पास आकर के कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सहचारी कोलाइड। जैसे साबुन बनाता है सहचारी कोलाइड। ठीक है। जिस सांद्रता पर कोलाइड बनता है उसको बोलते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता, और जिस ताप पर मिसेल बनती है उसको बोलते हैं क्राफ्ट ताप। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, उसकी बात करेंगे हम। मिसेल फॉर्मेशन की बात करेंगे। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, साबुन से मिसेल फॉर्मेशन की बात करेंगे। ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मिसेल फॉर्मेशन की बात करते हैं। मिसेल निर्माण किस प्रकार होता है? देखो बच्चों, मिसेल का निर्माण कैसे होगा, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं कहा, तो अब कह रहा हूं, सुनो। मिसेल का निर्माण होता है साबुन या साबुन जैसे पदार्थों से। अब साबुन क्या होता है, साबुन होता क्या है? साबुन होता है उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण। ये ध्यान रखेंगे, क्या होते हैं साबुन? उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम। जैसे हम एक साबुन का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पर, ये साबुन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, C17H35COO- ये साबुन है और इसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, ये साबुन। अब देखो, इस साबुन को जब जल में घोला जाता है, जब इसको जल में घोलते हैं तो ये टूट जाता है आयनों के अंदर। C17H35COO- प्लस Na+, इस तरह ये आयनों में टूट जाता है। ठीक है। अब इस साबुन को हम इस तरह लिख सकते हैं, C17H35COO-Na, C17H35COO-। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 कार्बन है ना, लिख सकते हैं इस तरह, पढ़ा है ना हमने। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए, 16। और ये 17, और यहाँ क्या है, COO-। क्लियर, समझ में आ गई ना बात। ये प्रत्येक कोण एक कार्बन दर्शा रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये COO-। 17 कार्बन तो ये हो गए, और ये COO-। यहाँ हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता है, ये हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में, इस तरह सूत्र लिखना। अब देखो आगे,
ये जो भाग है, ये जो है ना, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, C17H35, यही तो है ये हाइड्रोकार्बन सिरा है। और ये हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है ना, वो अध्रुवीय होता है। कैसा है ये? अध्रुवीय। और अध्रुवीय होता है इसलिए जल में तो विलय नहीं होता है, जल में विलय नहीं होता। फिर किस में विलय होता है? ये तेल में विलय होता है। किस में विलय होता है? ये तेल में विलय होता है। जल विरोधी है ये, जल में विलय नहीं है, इसका मतलब जल विरोधी है, जल से दूर भागेगा, ये ध्यान रखना। जबकि ये तेल में क्या है? विलय है। और ये जो COO- सिरा है, ये होता है ध्रुवीय, और ये जल विरोधी नहीं होता, यानी जल स्नेही होता है। ये क्या है? जल स्नेही। ये जल में विलय होता है, ये तेल में विलय होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन सिरा तो होता है तेल में विलय, और ये COO- सिरा होता है जल में विलय। ये जल स्नेही है, ये जल विरोधी है, तेल में विलय। अब देखो, जब हम साबुन को जल में घोलते हैं, साबुन को जल में विलय करते हैं, जल में घोल देंगे साबुन को जल में घोल दिया, ये जल है इसके अंदर। साबुन को जल में घोलेंगे तो जब सांद्रता कम होगी उस समय ये जो साबुन है, चूंकि ये सिरा जल विरोधी होता है, जल के अंदर घोला इसको, जल में इसका आयनन हो गया, तो जो जल विरोधी सिरा है वो तो जल से बाहर की तरफ रहेगा। ये जो है ना, ये इसको इस तरह दर्शा, जल से बाहर की तरफ रहेगा। और ये जो COO- सिरा है, जल स्नेही है, ये जल की तरफ रहेगा। ये माइनस लगा दिया मैंने इसको इस तरह दर्शा दिया, यहाँ COO नहीं लिखा मैंने, यहाँ इसको। ठीक, ये जो भाग है ना, ये भी ध्यान रखना कि ये जो भाग है ये तो कहलाता है साबुन का शीर्ष, यानी हेड कहते हैं इसको। साबुन का क्या है? ये हेड। और ये जो है ना, ये साबुन की टेल है, या पुच्छ बोलते हैं इसको। साबुन की क्या है? ये टेल, यानी पुच्छ। तो जब जल के अंदर इसको घोला जाता है साबुन को, तो इसकी पूंछ तो रहती है बाहर की तरफ, और इसका सिर रहता है साबुन पानी की तरफ। ठीक है, पूंछ बाहर की तरफ रहती है और सिर पानी की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि पूंछ जो है हाइड्रोकार्बन सिरा जल विरोधी है, इसलिए जल से दूर रहता है, और इसका शीर्ष पानी की तरफ रहता है, क्योंकि जल के अंदर क्या है? ये विलय होता है, जल स्नेही होता है। लेकिन जब CMC से ज्यादा सांद्रता करवाएं, CMC से अधिक सांद्रता हो जाए, या CMC के बराबर सांद्रता हो जाए। CMC क्या बताया मैंने? CMC वह सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है, वही क्या है? CMC। तो जब CMC से ज्यादा सांद्रता हो जाएगी तो ये जो साबुन के आयन हैं वो स्थूल में, यानी अंदर की तरफ जाकर के गोलीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं, गोलीय आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं और बना लेते हैं मिसेल। जब CMC से ज़्यादा सांद्रता हो जाएगी तो ये अंदर की तरफ जाएंगे और गोलीय आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे। इस गोले के केंद्र की तरफ तो रहेगा इसका पुच्छ, यानी टेल। टेल इस तरह रहेगी इसके अंदर की तरफ, और इसका सिर जो रहेगा ना वो बाहर की तरफ रहेगा। ये COO- सिरा तो बाहर की तरफ, और ये पूंछ रहेगी इसकी अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये बन जाती है क्या? मिसेल। इसको बोलते हैं मिसेल। क्या बन गई ये बन गई मिसेल। इस तरह मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गई बात? जब कम सांद्रता है तो साबुन इस तरह रहता है, जल विरोधी सिरा हाइड्रोकार्बन सिरा बाहर की तरफ, जल स्नेही यानी COO- सिरा जल की तरफ रहता है। लेकिन जब CMC के बराबर या इससे अधिक सांद्रता हो जाएगी तो ये अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरह गोलीय आकृति में व्यवस्थित हो जाएंगे।
गोले के केंद्र की तरफ तो रहेगा ये इसका पूंछ यानी हाइड्रोकार्बन सिरा, और परिधि की तरफ रहेगा COO- सिरा, और इस तरह बन जाएगी मिसेल। ये बहुत पास पास आ जाएंगे, लगभग 100 आयन, कितने 100 आयन मिलकर के एक मिसेल का निर्माण कर देते हैं, एक कोलाइड का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह बन जाती है मिसेल। क्लियर हो गई बच्चों? अब देखो, साबुन से जब कपड़े साफ होते हैं तो कैसे होते हैं? साबुन की कपड़े पर जो साफ करने की प्रक्रिया है वो किस तरह होती है? साबुन से कपड़े साफ होने की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? कैसे साबुन कपड़ों को साफ कर देता है, उसकी बात करें हम। देखो, कपड़े पर जो गंदगी होती है, कपड़े पर जो मैल होता है, वो किस कारण से होता है? चिकनाई के कारण, तेल के कारण, ग्रीस के कारण होता है। जहाँ कपड़े पर तेल होता है, ग्रीस होती है, चिकनाई होती है, वहाँ पर मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, मैल चिपक जाता है, जिससे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी चिकनाई होगी ना कपड़े पर, जहाँ ग्रीस होगी, चिकनाई होगी, तेल की बूंद होगी, तेल होगा, वहीं पर मिट्टी जाकर के चिपक जाएगी और कपड़ा वहाँ से मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब साबुन से फिर वो साफ कैसे हो जाता है? देखो, जैसे मान लीजिए यहां ये है कपड़ा, और कपड़े पर यहां पर क्या है? तेल की बूंद। क्या है यहां पर? तेल। अब यहां पर मैल है, कपड़े पर तेल है तो तेल के चारों तरफ गंदगी है, मैल है। जब साबुन भिगोया जाता है, कपड़े को साबुन में भिगोया जाता है, तो साबुन का जो जल विरोधी सिरा है वो तेल में विलय है। देखो इधर ध्यान दो, ये जो हाइड्रोकार्बन सिरा है ये तेल में विलय है। ठीक है, ये तेल में क्या है? विलय है। तो जब कपड़े पर साबुन लगाया जाता है तो इसका ये जो विरोधी सिरा होता है, हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है, वो इस तेल में विलय हो जाता है, और ये जो COO- सिरा है वो बाहर की तरफ जल में, ये जल की तरफ रहता है, ये तेल में रहता है, और इस तरह तेल के चारों तरफ बन जाती है मिसेल। बन गई ना मिसेल? ये तेल की बूंद में घुल गए, कौन? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन तेल में विलय होता है, इसलिए तेल की तरफ रहते हैं, और ये जो COO- सिरा है ये बाहर की तरफ रहता है, जल की तरफ रहता है। जब कपड़े को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है? ये जो तेल है इसको ये जो साबुन है खींच करके पानी में घोल देता है, जिसके कारण कपड़े से तेल हट जाता है, और तेल हटने से, चिकनाई हटने के कारण मैल भी हट जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। समझ में आ गई बात? इसी कारण साबुन कपड़े को साफ कर देता है। क्लियर हो गई बात? तो साबुन पर जो तेल है, जो चिकनाई है, जो ग्रीस है, उसके चारों तरफ क्या बन जाती है? मिसेल। साबुन की का जो हाइड्रोकार्बन सिरा है वो रहता है इस तेल की तरफ, और COO- सिरा होता है जल की तरफ। तो ये इसके साथ अन्योन्य क्रिया करके और इस तेल को, कपड़े पर जो तेल है उसको पानी के अंदर घोल देता है। ठीक है, जिसके कारण तेल पानी में घुल जाएगा तो कपड़ा साफ हो जाता है। इस तरह कपड़े साफ हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? हैं? अगर वीडियो आप पूरा देखोगे, ईमानदारी से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, तो मेरी गारंटी है आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों? तो अभी भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।